जय हिंद दोस्तों। आज तारीख है 9 दिसंबर। तो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करता है आज का महत्वपूर्ण सेशन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी खबर निकल के आता है, उसी पे हम लोग बात करते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए देखिए, आज के लिए आपके लिए जो है जो बड़ी बड़ी खबर जो निकल के आया है, जो आपका क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि ये जो है ग्रीन राइजिंग पहल है। ये क्या है भाई? तो COP28 चल रहा है आपका दुबई में, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलना है। तो अपना जो है जलवायु वन परिवर्तन मंत्रालय जो है, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय, उसके तहत और आपका और एक संगठन के तहत दोनों मिलकर के आपका ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ किया गया है। जैसे आप देखिएगा COP26 में आपका ग्लासगो में जो हुआ था, वहां पे देखिएगा लाइफ मिशन को चलाया गया था। मतलब लाइफ को इस हिसाब इन्वायरमेंट के हिसाब से चलाना है। ये किसने प्रारंभ किया था? तो हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी। और यहाँ पे और एक बात हुआ है आपका जो है, एक अभी आप देख रहे होंगे जो उत्सर्जन होता है, यानी किस तरह का उत्सर्जन, एक तरह से आप उसको कूलिंग उत्सर्जन कर सकते हैं। कूलिंग उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि आपका रेफ्रिजरेटर है या एसी है, वहां पे जो भी चीज आप यूज करते हैं, जैसे पहले CFC करते थे, फिर HFC आया, फिर SCFC आया, है कि नहीं है, उसी को फिर अभी वैकल्पिक रूप से अमोनिया की बात हो रहा है ना। तो ये सारा मतलब कूलिंग उत्सर्जन का कटौती की बात कहा गया है 2050 तक, ठीक है, 68% का कटौती करना है। तो ये सारा चीज पर सिग्नेचर भी हुआ है, कुछ देश मिलकर के, लगभग 63 देश मिलकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज को हम लोग देख लेंगे। और पहला जानते हैं, अभी लाल किला में आपका कल प्रधानमंत्री जी हमारे वहां पे मतलब कला महोत्सव 2 वार्षिक होता है, ठीक है, उसका उद्घाटन भी किया लाल किला में, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा महुआ मोइत्रा, ये TMC के सांसद हैं, ठीक है, पहली बार जो है इसको लोकसभा से निष्कासित किया गया है। पहली बार तो नहीं कही है, पहले 2005 में भी घटना हुआ है, ठीक है, तो इसको निष्कासित किया गया, तो ये थोड़ा सा चर्चा में आ गया। तो इसके बारे में जानेंगे। TMC पार्टी से संबंधित है। TMC पार्टी कब बना, उसको कब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, फिर अभी TMC राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, अभी कुल हम लोग के इंडिया में 6 ही राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी कैसे दिया जाता है, बाकी बचा फिर आपका कुछ नियम समिति के बारे में जानेंगे। ये सारा चीज देखिए, क्वेश्चन इसी वजह से सब बताते हैं, यहाँ से चीजें आपको पूछ देगा कि TMC पार्टी को कब राष्ट्रीय पार्टी का, ये किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही है, 4 गो स्टेटमेंट बना देगा, क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा, है ना। क्योंकि ये छोटा मोटा हस्ती नहीं, बहुत बड़ा हस्ती है, ठीक है, बहुत बड़ा बैंकर रही है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में रही है, लंदन में रही है आपका, उसके बाद यहाँ पे कौन सा वो डेनमार्क में रही है, ठीक है ना, उसका पूरा फैमिली न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुआ। तो कहने का मतलब है ये अच्छा स्पोक पर्सन रहा है। तो देखिए, अभी मामला हो गया है गड़बड़, तो इससे संबंधित चीजों को थोड़ा सा समझ लेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग ना परमाणु रिएक्टर पढ़ते थे कि सबसे पहले रिएक्टर किसने बनाया भाई? एनरिको फर्मी ने बनाया था, कहाँ पे? शिकागो में, ठीक है। तो उसी तरह से जापान जो है यूरोपियन यूनियन के सहयोग से पहली बार, तो उसे एनरिको जो फर्मी बनाया था ना, वो विखंडन क्रिया बनाया था, ठीक है। और ये जो बनाया है, ये संलयन प्रक्रिया के तहत सबसे बड़ा विश्व का आप प्रायोगिक तौर पर ये संलयन जो है आपका मतलब बनाया गया है रिएक्टर। ये क्या करेगा भाई? तो ये कार्बन मुक्त ऊर्जा बनाएगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना, हम लोग हर दिन पढ़ते हैं कि भैया उत्सर्जन नहीं करना है, तो ऐसा करने वाला जापान पहला देश बन गया है। तो यहाँ से संबंधित जो भी चीज है, ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे। अब आइए आगे जानते हैं क्या है टाइम मैगजीन। जानता है ये क्या है? साप्ताहिक मैगजीन है, न्यूयॉर्क से निकलता है, ठीक है ना, और इंग्लिश भाषा का है ना, तो 1923 से निकलता है। तो इस बार कुछ जो है आदमी को मतलब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना है, एथलीट द ईयर भी चुना जाता है। इसका अलग अलग जिस सेक्टर में होता है उस सेक्टर के लोगों को चुना जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहीं से प्रारंभ करेंगे, उसके बाद चलिए हम लोग महुआ मोइत्रा से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, क्योंकि महुआ मोइत्रा को थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ से चीजें ना आपको पूछ लिया जाता है, फिर हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर में आया कहां से। चलिए, पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में संसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा के आचार समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा से निष्कासित किया गया है। उनका संबंध किसी पार्टी से, ठीक है। तो क्या बोलता है कि आचार समिति के रिपोर्ट के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया, तो वो किस पार्टी से संबंधित है? तो पहले तृणमूल कांग्रेस को समझ जाइए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ये किधर? TMC है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, इसको याद रखिएगा। ये आप समझ गए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 आपका की पॉइंट निकल गया है आचार समिति के रिपोर्ट के बाद। कहने का मतलब है कि ये जो सांसद देख रहे हैं, ये कौन है? महुआ मोइत्रा है। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। पहले चलिए समझते चलिए, एक तरफ से एक सीक्वेंस से समझा देते हैं सारा चीज को। कहाँ का है? तो बंगाल का है, पहले ये याद रखिएगा। बंगाल का कहाँ से भैया? तो एक जो है कृष्णानगर क्षेत्र है। कहाँ कहिएगा? कृष्णा नगर लोकसभा जो सीट है, उसी सीट से विधायक जीती थी। कब जीती थी? 2019 में। इस पे हुआ क्या है, तो एक जो है ना आपके व्यापारी हैं, ठीक है, ये व्यापारी हैं, ये व्यापारी का नाम आपका कौन हीरानंदानी है, ठीक है, कोई भी हीरानंदानी है, ठीक है, उसी के कहा जाता है कि उसी का संबंधी था। उससे पैसा लेकर के जो अपना लॉगिन आईडी है उसको दिया था, ये सारा चीज। और प्रश्न पूछने के मामले में जो अदानी समूह है या फिर रिलायंस समूह है, उसी से संबंधित उठाने से, तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है।
तो हम लोग बात करेंगे कहाँ। तो ये सारा चीज बात आया। तो जब कोई भी संसद अगर कोई इस टाइप का कोई भी गलत काम करता है, ठीक है, उसका आचरण का जो है देखभाल के लिए कि वो कैसा बात कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसके लिए एक समिति बनाया गया जिसको आचार समिति कहते हैं। ये बात समझ गए। तो जब ये सारा चीज बात हुआ तो ये बात को कौन रखेगा भाई? तो इस बात का जो रिपोर्ट करेगा कि कोई अगर गलत कर रहा है तो किसी संसद के द्वारा अपना लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट पे अपना बात कहा जाता है, ठीक है। तो वो कौन थे? तो वो थे आपका, बड़ा बढ़िया नाम था उसका, क्या नाम था भैया? उसका था आपका नाम, उसका नाम बता रहे हैं आपको। अब ये क्या नाम था भैया उसका? बड़ा बढ़िया नाम था, हाँ, निशिकांत दुबे था, ठीक है, निशिकांत दुबे था। निशिकांत दुबे ये बात किसको बोला? अपन को लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। जब ये ओम बिरला के बाद बात किया तो ये बात किसको दे दिया गया? आचार समिति को। अभी आचार समिति का काम क्या है? आचार समिति का काम है कि ये रिपोर्ट को लेकर के उसका छानबीन करना। तो ये आचार समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। क्या कहिएगा? 15 सदस्य होते हैं। और इसमें लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा की भी होता है। जैसे लोक लेखा समिति पढ़ते हैं ना, पराकलन समिति पढ़ते हैं ना, सब क्या है? तो सब वित्तीय समिति है। तो वित्तीय समिति जो भी चीज होता है हम लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि कैग का रिपोर्ट परीक्षण करता है, उसका मतलब जो भी चीजें है वित्तीय समिति, क्योंकि पैसा का लेन देन ज्यादा होता है। और ये जितना भी समिति है लोकसभा में या संसद में, जो भी समिति होता है उसका काम है दैनिक जो भी काम होता है संसद का, उसके काम को निपटारे का काम सारा समिति ही करता है, ठीक है। तो अलग अलग आपका समिति होता है, वो आपको जो लोक लेखा समिति है, पराकलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सब क्या है? ये सब वित्तीय समिति है। और ये जो समिति है तो ये आचार विचार से संबंधित समिति है, ठीक है। तो इसमें क्या है? आपका 15 सदस्य होता है, लोकसभा से भी होता है, राज्यसभा से भी होता है। इसके सदस्य को भैया नियुक्ति कौन करेगा? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वही करेगा। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इस समिति का अध्यक्ष वो होगा जो बंदा आपका रूलिंग पार्टी, मतलब जो सरकार बनाया है, जो पार्टी सरकार बनाया है ना, उसी का एक बंदा इसमें क्या हो जाएगा? आपका अध्यक्ष होगा। ये समिति मेरे हिसाब से समझ गए। ये अपना रिपोर्ट जो भी है छानबीन करके किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। फिर लोकसभा अध्यक्ष उस बात को क्या करेगा? आपका लोकसभा में बात को मतलब रिपोर्ट को रखेगा। फिर वहां पे आधा घंटा का समय दिया जाता है। ये रिपोर्ट देने के बाद आधा घंटा का समय दिया जाता है, ठीक है। आधा घंटा से अधिक समय नहीं दे सकता है, ये कानून है, ठीक है। आधा घंटा समय के बाद फिर वहां पे आपको मत कराया जाता है। आप जैसे भी कराइए तो ध्वनि मत के माध्यम से हाँ या ना जो भी करके आपको इस चीज को वहां पे बताना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समिति काम। तो इस बार ये जो महुआ मोइत्रा है इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि पहले ये समिति इसके छानबीन किया, इसको बुलाया था, ठीक है, वो वहां से निकल गई। फिर जो भी है कल आपका यहाँ पे लोकसभा में ये बात लेके आया, जिसका जो आचार समिति का रिपोर्ट आया। आचार समिति का रिपोर्ट के बाद ये हम लोग के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उसके द्वारा ये सारा चीज किया गया। तो यहाँ से संबंधित आपको दो चार चीज पूछ ले तो आचार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, आचार समिति में सदस्य कितना होता है, इसका क्या काम है, कितना सदस्य होता है। अब आइए यहाँ पे दो तीन बात बोले आपको। लोक लेखा समिति, क्या कहिएगा? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समझिए, ठीक है। देखिए लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। कार्यकाल कितना होता है? जितना भी लोकसभा का समिति होगा उसका कार्यकाल 1 साल का होगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। 1 साल का होगा। लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना? 1 वर्ष का होगा। क्या कहिएगा? 1 वर्ष का होगा। इसमें सदस्य कितना हो जाएगा? तो इसमें सदस्य 22 होता है लोक लेखा में। क्या कहिएगा? 22 होता है। 15 लोकसभा से होता है और 7 क्या कहिएगा? राज्यसभा से होता है। और ये कैसा समिति है? तो क्या कहिएगा? वित्तीय समिति। आप आइए पराकलन समिति। एक आपका होता है पराकलन समिति। कहाँ पे लिखिएगा भैया? ये लिखिए पराकलन। ये पराकलन समिति क्या होता है? पराकलन समिति ये भी आपका वित्तीय समिति है। और ये जो है ना वित्त मामले का सबसे बड़ा समिति है। इसमें 30 सदस्य होता है और ये टोटल लोकसभा से होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आइए यहाँ तक समिति का बात हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? टीएमसी के बारे में, क्योंकि ये टीएमसी की सांसद है तो टीएमसी को थोड़ा सा जानना है। कहाँ से लड़ रही थी? तो कृष्णानगर लोकसभा सीट से। ये वाला लोकसभा सीट है किसका भैया? क्या कहिएगा? किसका लोकसभा सीट है? ये अपना महुआ मोइत्रा का, ठीक है, कृष्णानगर। तो टीएमसी में ये 2010 देखिए ये है ना 2000, ये लंदन में थी गांधी, ये जब राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एंट्री मारा 2010-9 की बात है, तो उससे भी प्रभावित हो। और ये बैंक में एक फाइनेंस बैंक था उसमें काम करती थी, उसका जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है हाँ ऐसी थी, ठीक है। तो वो छोड़ दी, फिर आकर के कांग्रेस ज्वाइन की। फिर कांग्रेस के बाद ये फिर आपका एमएलए बनी पहली बार, ठीक है, करीमनगर सीट से, ठीक है। फिर आपका ये अभी कृष्णानगर सीट से का है तो लोकसभा सदस्य है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है राजनीति से संबंध नहीं था इसको, ये राजनीति में किसी से प्रभावित होकर नहीं, हमको कुछ अच्छा करना है तो इसी पे आया। आइए आप टीएमसी पे। तब फिर ममता बनर्जी से क्या थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है ना किसी से, कि इन्फ्लुएंस है, ममता बनर्जी से इन्फ्लुएंस हुआ तो ये टीएमसी ज्वाइन की। तो टीएमसी को ही हम लोग मेन जानेंगे। तो देखिए टीएमसी पार्टी ना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, इसका स्थापना आपका होता है 1 जनवरी 1998 को। बस इतना जानिए कब होता है? 1998 को। इसका संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो क्या कहिएगा? ये आपका रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के क्या है भैया? सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक है।
और इसको 2016 में क्या दिया गया, इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय पार्टी निकल के आया बात, तो राष्ट्रीय पार्टी का थोड़ा सा हम यहाँ पे चीज क्लियर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। राष्ट्रीय पार्टी जानते हैं हम लोग का देश में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है ना भाई, इस संसदीय शासन प्रणाली में हम लोग कैसा प्रणाली अपनाए भैया, बहुदलीय प्रणाली। जब बहुदलीय प्रणाली होगा तो वहां पे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा करना देना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय पार्टी कुछ मतलब अपना, अगर कुछ पार्टियां अपना उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है, मान लो कोई पार्टी है, कुछ पार्टी है, उसको राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली होगा तो राष्ट्रीय पार्टी का तो दर्जा देना पड़ेगा, और उसको दर्जा देने के लिए हम लोग के पास एक क्या है, इलेक्शन कमीशन है ना, भारत का निर्वाचन आयोग है ना भाई, क्या 25 जनवरी 1950 को बना था। तो निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल की पार्टी का मान्यता दिया जाता है। कब दिया जाता है, जब कोई भी पार्टी अगर कुछ अपना उद्देश्य का पूर्ति कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद दिया जाता है। तो क्या उसका उद्देश्य है, उसका कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहली बात है कि वो पार्टी मतलब वो क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है आप जो पार्टी को आप मान्यता दीजिएगा, वो पार्टी तो सबसे पहली बात आपका रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर होने के बाद आपका 2% सीट आना चाहिए, कम से कम कितना, 2%। लोकसभा में कितना कहिएगा, लोकसभा में 2% सीट आना चाहिए। कितने राज्यों में, तो क्या कहिएगा, 3 राज्यों में। क्या कहिएगा, 3 राज्यों में, 3 राज्यों में कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीट आना चाहिए। ये 2014 के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो लगभग 11 सीट होता है, अभी भी निकाल सकते हैं कितना, 550 में, ठीक है, 550 टोटल है। इलेक्शन कितना का होता है, तो क्या कहिएगा, 543 का होता है। अब तो आपका वो भी निकल गया। अच्छा देखिए आपको एक चीज यहाँ पे बता देते हैं, फिर बात आ जाता है ना घर पर। अच्छा रुकिए, इसको छोड़ देते हैं। तो 2% लोकसभा सीट चाहिए, कितना, 3 राज्यों में, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको कम से कम क्या चाहिए भैया, 4 सीट चाहिए, लोकसभा में 4 सीट चाहिए, या 6% मत चाहिए, कम से कम कितने राज्य में, तो क्या कहिएगा, 4 राज्य में। क्या कहिएगा, 4 राज्य में आपको ये सारा चीज चाहिए, 4 लोकसभा सीट और 6% वोट चाहिए, कम से कम कितने राज्य में, 4 राज्य में, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या हो गया कि आपको कम से कम 4 राज्य में क्या होना चाहिए, 4 राज्य में आपको राज्य स्तर मतलब राज्य पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें से अगर कोई भी चीज आपके पास क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपको क्या, राष्ट्रीय पार्टी का क्या आपको मतलब मान्यता दिया जाएगा। उसमें बहुत है, प्रचार प्रसार के लिए आपको मतलब वो दिया जाता है, प्रसारण के लिए आपको ये निर्वाचन आयोग की तरफ से मुफ्त में उसको जो है सुविधा दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी का आपका अपना एक महत्व होता है, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, 2% वोट मतलब 2% लोकसभा सीट होना चाहिए 3 राज्यों में, 4 को लोकसभा सीट होना चाहिए 6 उसके साथ साथ 4 लोकसभा सीट के साथ साथ 6% वोट चाहिए 4 राज्यों में, या फिर 4 राज्यों में राज्य स्तर का पार्टी होना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन होता है तो आपको क्या, इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन कौन है हम लोग का, मुख्य ये आपका चुनाव आयोग कौन है, राजीव कुमार है ना। तो ये मुख्य चुनाव मतलब आपको चुनाव आयोग के द्वारा आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। जब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा तो आपको बहुत चीज का सुविधा मिलेगा। अभी हम लोग के पास राष्ट्रीय पार्टी है कितना भैया, तो अभी अपने पास 6 राष्ट्रीय पार्टी है। क्या कहिएगा, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। पहला ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे समझ लीजिए। सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी को मान के चलिए। उसके बाद है कांग्रेस, तो कांग्रेस के मान के चलिए 2 हो गया। फिर CPIM है, ठीक है। उसके बाद BSP है, BSP अपना बहुजन समाजवादी पार्टी। उसके बाद आप पार्टी है, ठीक है। उसके बाद एक मतलब पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी 6 पार्टी है। देखिए अभी हुआ है ना 2016 में आपको TMC को क्या मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, फिर इसका दर्जा छीन लिया गया। छीन क्यों लिया गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा ये इसका समीक्षा किया जाता है। जब ये समीक्षा नहीं पाया जाती, ये गड़बड़ है, तो इसको क्या, उसके पार्टी मतलब राष्ट्रीय दर्जा पार्टी का जो है दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। अभी 2 आप एक NCP याद रखेगा और TMC, ये दोनों को जो है राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से निकाल दिया है। तो आपको ये राष्ट्रीय पार्टी पता होना चाहिए कि ये कितना कितना राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहे थे आपको, 550 लोकसभा सीट। देखिए पहले 552 था, 2 को जो है ना, 2 को लोकसभा जो है सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ। क्या कहिएगा, 104वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद जो है ये जो 2 को मनोनीत किया जाता था, इसको हटाकर मतलब इसको समाप्त कर दिया गया कि अब एंग्लो इंडियन को क्या करेंगे, मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो अब टोटल लोकसभा में कितना सीट हो गया, 550 सीट हो गया। याद रखिएगा, कैवा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। इसी वजह से हम आपको बोल लेते हैं। और अभी इलेक्शन कितने का हो रहा है, तो 543 का हो रहा है। ये बात पता होना चाहिए। ये पे राज्यसभा पूछेगा तो क्या कहिएगा, 250 का, ठीक है। क्या कहिएगा, 250। 250 में से 12 को मनोनीत होगा, किसका, तो क्या कहिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए ये हो गया आपका राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। अब देखिए 2016 में तृणमूल कांग्रेस को क्या कर दिया गया आपका राज्य यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। फिर ये अपना
जो भी चीज है चला, ठीक है। अभी फिर फाइनली उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम पश्चिम बंगाल में आता है, ये तो लगभग चीज हम बता ही दिए कि कैसे कैसे आपको किया जाता है। पश्चिम बंगाल में अगर आइएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि वहां का स्थिति क्या है। तो वेस्ट बंगाल में ना टोटल आपको 42 गो लोकसभा सीट है, ठीक है, 16 गो राज्यसभा सीट है, और यहाँ पे विधानसभा सीट जो है आपका कितना है, 294 है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कितना है, 294 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई, तो सीवी आनंद बोस है, ठीक है। तो आनंद बोस को भी थोड़ा याद रखिएगा। आपका 294 क्या विधानसभा सीट, 42 लोकसभा सीट और 16 राज्यसभा सीट, ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल का स्थिति है। मुंबई मुद्रा के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन बहुत है, अगर यहाँ से संबंधित कोई भी चीज पूछता है तो फिर आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कोई भी घटना घटता है ना, तो डायरेक्ट कहानी आपको उससे नहीं पूछेगा, उससे सराउंडिंग में जाके पूछेगा, तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसी वजह से जो भी संबंधित चीज है उसको आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मेरे हिसाब से सारा चीज हम बता चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है। यहाँ पे चलते हैं। ये क्या है भैया, ग्रीन राइजिंग पहल का शुरुआत कहाँ किया गया। ग्रीन राइजिंग पहल कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए कॉप 26 हुआ था एक, क्या कहिएगा, कॉप 26 हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो में, ग्लासगो कहाँ पे पड़ता है भाई, ये आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है। कॉप 26 हुआ था, तो ग्लासगो में ना प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो वहां पे लाइफ का बोले थे, क्या बोले थे, LIFE ना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना, यही ना बोले थे। तो उसी तरह से ये ग्रीन राइजिंग पहल का जो शुरुआत इस बार किया गया है, तो कॉप 28 दुबई में किया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पहल का उद्देश्य क्या है, देखिए अब बताते हैं आपको। इस पहल के उद्देश्य में दुनिया भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों पर भागीदारी तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना। ग्रीन राइजिंग पहल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, सहयोग संगठन जनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से दुबई में कॉप 28 जलवायु सम्मेलन में शुरुआत किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक तरह से जैसे लाइफ है ना, सेम उसी का कॉपी है कि उसके बारे में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको अनुकूल डालिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, युवाओं तक ये बात को बढ़ाना है। इसी को लेकर के आप लोग का जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु मतलब परिवर्तन मंत्रालय, और ये आपका जो है कौन सा बोले हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष सहयोग संगठन जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा, ये दोनों के द्वारा ये पहल है, कॉप 28 में शुरुआत किया गया है। तो इसको बिल्कुल भी आपको याद रखना है, क्योंकि भारत से संबंधित है। लाइफ जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे पंचामृत का बात किया था, तो पंचामृत में एक आपका लाइफ भी था, तो इस लाइफ को बहुत एग्जाम में आपका पूछ लिए आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज, मोदी जी जब गए थे तो उस दिन वहां पे और एक चीज यहाँ का जो है घोषणा किया था, वो भी याद रखिएगा आपका। उस दिन क्या था, ग्रीन क्रेडिट, तो ये भी याद रखिएगा। ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है, ग्रीन क्रेडिट पहल, ठीक है, क्या कहिएगा, ग्रीन क्रेडिट पहल, और आप एक का क्या हो जाएगा आपका ये ग्रीन राइजिंग पहल, क्योंकि ये दोनों पहल अपना भारत से संबंधित है। और ये ग्रीन क्रेडिट पहल UAE के सहयोग से भारत जो है वहां पे लॉन्च किया था, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट पोर्टल भी लॉन्च किए थे, ठीक है। यहाँ से संबंधित है कि कैसे जो है इन सब चीजों पे आप जो है पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट लेकर के ना। तो आपको बताया जाएगा जल संरक्षण कैसे करते हैं, मैंग्रोव वन कैसे लगाते हैं, और वाटर के बहुत सारा चीज है, पौधा कैसे लगाते हैं। तो यही आपका सारा आपका पोर्टल में आपको ये चीज बताएगा इसमें, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी जान, और देखिए कॉप 28 में और भी कुछ है हम बताते हैं, मगर जान लीजिए कॉप 28 का इस बार का जो ना बहुत मुख्य बिंदु होने वाला है, इस वजह से कि कॉप 20 जो आपका वन हुआ था, ठीक है, उस वन मतलब पेरिस में, तो उसका बहुत सारा चीज यहाँ पे समीक्षा हो रहा है। तो एक शब्द यहाँ पे निकल के आएगा, वो एग्रीमेंट हुआ है। तो स्टॉक टेक याद रखेगा, जैसे हम लोग स्टॉक टेक याद रखना है। यहाँ का पहला बात है लॉस एंड डैमेज फंड याद रखेगा, ठीक है। ये सारा चीज का संकल्पना कहाँ से है, तो क्या कहिएगा, कॉप 28 सारा चीज वहीं पे है, मतलब इसी बार आपका निकल के आया है, समझे। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझिए, यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए कॉप 28 में कूलिंग उत्सर्जन 2050 तक 68% तक कम करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। कूलिंग उत्सर्जन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का 60% हिस्सा है। तो देखिए इस बार क्या हुआ है, कॉप 28 में कूलिंग उत्सर्जन को जो है 2050 तक क्या करना है, 68% कम करना है। अब देखिए ये कूलिंग उत्सर्जन क्या है, पहले आपको कूलिंग उत्सर्जन समझाते हैं, फिर हम लोग बात आएंगे आगे। देखिए हम लोग कूलिंग मतलब ठंडा के लिए जो विकसित देश है या फिर अभी जो विकासशील देश है, हम लोग के इंडिया में भी बहुत सारे देश में AC यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है शीतलन के रूप में, रूम को कोई भी इस तरह से कि भाई आरामदायक हो, ठंडा हो। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके लिए यूज होता था आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है।
इसका यूज होता था। तो 1985 के दशक में आपको पता होगा, 1985 के दशक में जब अंटार्कटिका समझ रहे हैं ना, अंटार्कटिका में जब पता चला कि अंटार्कटिका में जो है आपका क्या है, वहां पे एक अंटार्कटिका के ऊपर में हम लोग बोलते नहीं है ओजोन परत है। अब ओजोन परत क्या कहिएगा, तो समताप मंडल होता है ना, जैसे कई मंडल में हम लोग का वायुमंडल बटा हुआ है, तो समताप मंडल में एक लेयर है, ठीक है, जो मतलब अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोग को सुरक्षा देता है, ठीक है। तो ओजोन परत में क्या बोला, ये जो है आपका होल हो गया है। कब की बात है ये, अंटार्कटिक में ये सब का बात हो रहा है, ठीक है। ये सब बात कब का है, तो 1985 के टाइम का ये सब बात है, ठीक है, ठीक है। 1985 का सिस्टम बात है कि अंटार्कटिका में क्या हो गया भाई, ओजोन परत में होल हो गया है। अगर हम लोग, और ये होल होने का कारण क्या है, सीएफसी, अगर हम लोग सीएफसी को नहीं रोकेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये सब ग्रीन हाउस गैस है। अब बोलिएगा ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस ऐसा गैस है जो गैस सूर्य से आने वाली जो रोशनी है उसके अंदर जो हीट होता है उसको क्या करता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में क्या लेता है, सोख लेता है। जब अपने में वो गैस ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा वायुमंडल गर्म होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी क्या होता है ना, अगर ये सारा ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा, जितना अपना सनलाइट पड़ा, फिर वो कुछ अवशोषित हो जाता है, जो उसका सिस्टम है, ठीक है। जब आपका सूर्य तब का सिद्धांत वो सारा चीज बताएंगे तो बताएंगे, लंबा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, कैप्चर कर लेता है, ये गैस में ये खूबी होता है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है, जिसमें से आपका सीएफसी भी आता है, कार्बन भी आता है, बहुत सारे गैस है, 6-7 गैस है, ठीक है। तो सुनिए, तो सीएफसी के बारे में पता चला कि ये जो है अंटार्कटिका में छेद जो हो जाता है, क्यों कारण है भैया, तो क्या कहा हुआ कि सीएफसी के यूज की वजह से। तो वैज्ञानिकों ने इस चीज के बारे में बोला, तो एक आपका प्रोटोकॉल निकल के आता है। आप लोग को मालूम है 1987 में आपका एक प्रोटोकॉल हुआ, और सबसे पहले जो है ग्रीन हाउस गैस के बारे में वहीं पे बात होता है। कहाँ पे होता है, तो क्या कहिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे है, कनाडा में है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी है ना, वही नदी पे बसा हुआ सबसे बड़ा क्या कहिएगा शहर है, मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल भी आपको याद रखना है, क्या कहिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। कब हुआ, 1987 में। और यहाँ पे कहा क्या गया कि सीएफसी का उत्सर्जन हम लोग बैन करेंगे, मतलब कुछ ऐसा विकल्प निकालें जिससे क्या हो, ये जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें जो है ना कार्बन से कई गुना ज्यादा, कई सौ गुना, मतलब 1000 गुना ज्यादा जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस, मतलब ये जो है आपका कार्बन उत्सर्जन करता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो 1987 में ये बात बोला कि ठीक है, इसको बंद किया जाए, इसके विकल्प में कुछ और यूज किया जाए, ठीक है। तो उसके विकल्प में क्या आया, तो 1987 में समझ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। क्या को कहिएगा, 16 सितंबर को, ठीक है। तो 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस भी मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1995 से मनाते हैं। इस बार भी मनाए हैं, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। ये आपका मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ। उस प्रोटोकॉल में क्या आ गया कि सीएफसी को बैन कीजिए, क्या कीजिए, तो इसके विकल्प में आपका क्या आ गया, एचएफसी, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और क्या आ गया, एचसीएफसी। ये तीनों को याद रखेगा, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये दोनों, ये आपका दो चीज निकल करके यहाँ पे आया, बोला कि इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी फाइनली इसके भी इस्तेमाल से क्या होता है ना, कि आपका जितने भी एसी है, कूलर है, ठीक है, या फिर कोई भी शीतलन चीज है, इसके आपका, इससे आपका पूरा एनवायरमेंट क्या, मतलब आपके यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन में इसका बहुत ज्यादा हाथ है। अभी हम लोग जो अपना एसी में या फ्रिज में जो अब शीतलन के रूप में जिसका यूज करते हैं, उसका क्या करते हैं, SCFC 134 है। तो इसको भी याद रखिएगा, अगर आपको पूछ देगा कि रेफ्रिजरेटर या इसमें किसमें यूज करते हैं, तो SCFC 134। अब एक आपका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही हर मतलब हर वर्ष में बैठक होता है, ठीक है। तो किगाली में हुआ था, उसमें क्या कहा गया कि ये आपका SCFC है ना, इस सबको भी क्या कीजिए, रोका जाए। क्यों रोका जाए भाई, क्योंकि अभी अब जो है आपका जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसमें आपको तो यहाँ पे डाटा लिखी दी है, उसमें जो है 7% का योगदान दे रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा, और समय जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो लोग, पैसा होगा तो कोई भी अपने घर में एसी लगा लेगा, है लगा लेगा कि नहीं, अपने घर में फ्रिज लगा लेता है, एकदम बड़ी बड़ी डीप फ्रीजर, और 2-4 को फ्रीजर लगा लेता है। तो इस सबसे क्या होता है, तो आने वाले भविष्य में बोला जाता है कि अगर ये सारा चीज पे समाधान नहीं किया जाए, तो ये जो आपका कूलिंग उत्सर्जन है, जो कूलिंग उत्सर्जन है, जो उस उत्सर्जन का योगदान आपका जो है एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होता है, कार्बन वार्बन मीथेन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो किगाली में हुआ ना, तो उसमें क्या कहा गया कि सब SCFC सबको बैन कीजिए, इसका कोई वैकल्पिक रूप से जो है क्या कीजिए, कोई चीज का जो है आपका ऐसा कीजिए जो कार्बन का उत्सर्जन कम करे। तो वहां पे आपका निकल के क्या आया था, तो आपका यहाँ से निकल के आया कि इस सब का छोड़ करके, मतलब बड़ा अच्छा नाम है, अभी आपको वो गैस का नाम हम फिर भुला गए, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा चीज ना बोलने के दौरान भुला जाता है। तो उसका जो है अमोनिया, हाँ अमोनिया का बात आया, क्या बोला कि अमोनिया का यूज कीजिए, क्या कीजिए, अमोनिया का जो है विकल्प के रूप में यूज किया जाए। तो अब इसी पे बात चल रहा है। तो ये सारा चीज है आपका उत्सर्जन, कूलिंग उत्सर्जन किससे, तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया जो है इसके पीछे लगा हुआ है। अगर लोग विकसित हो रहा है तो साथ साथ इन सब चीजों को रोकना भी जरूरी है। तो 2050 में अभी जो इस बार हुआ है, तो COP28 में लगभग 60 कितना कहिएगा, 63 देश, कितना देश है, 63 देश है इस पे सिग्नेचर किया है।
कि हम लोग को क्या करना है 2050 तक 68% तक क्या करना है भैया, मतलब जो आपका कूलिंग उत्सर्जन है उसको कम करना है। और अभी जो है कूलिंग उत्सर्जन में वैश्विक ग्रीन हाउस, टोटल जो ग्रीन हाउस गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या SO2 है या फिर आपका मीथेन है, उसमें 7% का हिस्सा अकेले है, खाली 2-4 को आपका जो घर में फ्रिज और कूलर लगाने की वजह से। अब जैसे जैसे लोग के पास टेक्नोलॉजी हो रहा है, पैसा हो रहा है, अगर लगेगा तो क्या हाल होगा। तो इस पे भी हस्ताक्षर किया गया, तो आपको कूलिंग उत्सर्जन याद रखना है। और यहाँ से संबंधित जो भी चीज पूछे आपका साइंस एंड टेक से संबंधित है, ठीक है, वो भी याद रखेगा। और हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे क्या बोले थे, समताप, ये ओजोन, मतलब ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर बोले थे ना, तो ओजोन लेयर आपका कितना से कितना किलो समताप मंडल में 50 किलोमीटर तक होता है, समताप मंडल में होता है ये 30 से 50 किलोमीटर के बीच ये आपका लेयर पाया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट किरण से हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका कट टू कट हम कर चुके हैं। तो COP28 इस वजह से हम लोग के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, कोई भी चीज अगर आप उस चीजों को अच्छा से समझते हैं, बुझते हैं, ठीक है, अगर, तो फिर आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। चलिए आगे चलें। ये क्या है भैया, ये है क्या, पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन का द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी फोटोग्राफर हैं, साहित्यिक कला प्रेमी हैं या फिर कोई कारीगर है, उसका जो है लाल किला में एक पहली बार जो है द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और साथ साथ इस महोत्सव में क्या किया जाता है, विद्यार्थियों के लिए भी किया जाता है, विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव भी साथ साथ शुरू किया जा रहा है। तो मोदी जी कल ही इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक है, अभी ये चलने वाला है, अच्छा खासा चलेगा। ये आपका 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो इसका अगर आपको कोई पूछ दे कि ये आयोजन कहाँ किया गया, तो क्या कहिएगा, नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के कहाँ पे, लाल किला में। लाल किला को तो आप लोग जानते ही, मोदी जी वहां जाते रहते हैं। ठीक है, क्यों कि भैया देखिए, इतना हम लोग का जो राष्ट्रीय पर्व है मनाते हैं ना हम लोग, तो उसी में जाते हैं। तो कहने का मतलब है लाल किला से किया गया है। पहले भारतीय वास्तुकला और डिजाइन का द्विवार्षिक आयोजन कहा गया, नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया, तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी हम लोग के। तो देखिए कल ये देखिए उद्घाटन समारोह में रहता है मिला जुला के, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, समय इतना सारा चीज करना होता है। देखिए अभी कल उत्तराखंड में ना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। हम कल का क्वेश्चन भी पता था, उसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। बहुत देश दुनिया के बहुत सारे कंपनी आए, तो बहुत, और उत्तराखंड को बहुत बड़ा मतलब हब के रूप में क्या करना है, वहां पे जो है काम शुरू करवाना है। तो ठीक है, तो वहां पे अब उत्तराखंड के देहरादून में आपका वन अनुसंधान संस्थान है, वहीं पे किया गया था। हम तो कल सारा चीज बताएं, तो थोड़ा याद रखिएगा। कल उसका किए थे, आज इसका किए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इस महोत्सव का आयोजन जो है दिल्ली के लाल किला में 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही में विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करना है। जितना भी सांस्कृतिक चीजें हैं, ठीक है, सांस्कृतिक संवाद को, जो भी कला प्रेमी हैं, जो भी हस्तशिल्प करते हैं, जो भी फोटोग्राफर है, ठीक है, सारे लोग को जो है बुला करके उसका प्रदर्शन होगा। वहां पे बहुत बड़ा बड़ा प्रदर्शनी लगाया जाएगा। तो ये सारा चीज आपका है। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा इन सब चीजों को आपको जानना है। चलिए अब यहाँ पे आता है, ये क्या है भैया, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संयंत्र क्या बोलता है, संलयन। तो देखिए, एक होता है विखंडन, एक होता है संलयन, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन। ठीक है, तो आपको यही वाला चीज याद रखना है। ठीक है ना, तो ये है फ्यूजन है, ये क्या है, फ्यूजन है। संलयन वाला देखिए, जो एक होता है विखंडन होता है ना, क्योंकि देखिए प्राकृतिक रूप से जो भी होता है ना, वो क्या होता है, आपका संलयन ही होता है। जैसे सूर्य से हम लोग को प्रकाश मिल रहा है, क्या कौन सा क्रिया हो रहा है, नाभिक संलयन हो रहा है। यहीं पे कहिएगा कि परमाणु रिएक्टर बनाता है एनरिको फर्मी ने, क्या भाव, विखंडन। पर परमाणु बम फटा था कहाँ पे, विस्फोट करवाया था कहाँ पे, जापान में 1945 में, वही ना हुआ था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, ये ना किया, तो उसमें क्या हुआ था, विखंडन। मगर ये पहली बार ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है भैया, इसमें बोल रहा है ना कि ऊर्जा का निर्माण करेंगे और कार्बन मुक्त ऊर्जा, मतलब ये संलयन की अभिक्रिया करेंगे और कार्बन मुक्त स्वच्छ ऊर्जा बनाना है। क्योंकि बिना ऊर्जा के तो दुनिया चलेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ विकल्प निकालना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यूरोपियन यूनियन के सहयोग से जो है ये चीज पहली बार किया है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। संलयन देखिए, अब यहाँ पे देखिए संलयन अभिक्रिया क्या होता है। संलयन अभिक्रिया क्या है, जैसे विखंडन में क्या है ना, एक परमाणु का नाभिक जो है टूट करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये क्या करता है, कई परमाणु मिलकर के, एक छोटे छोटे परमाणु मिलकर के जो है एक बड़ा परमाणु बनाता है। ठीक है, तो ये दो परमाणु मिलकर के ऊर्जा का निर्माण करता है, और वो एक परमाणु टूट करके ऊर्जा का निर्माण करता है। तो बस यही जानिए कि ये परमाणु के जोड़ने को संलयन कहते हैं, और परमाणु के विखंडन को क्या कहते हैं, ये परमाणु के, मतलब एक परमाणु कई परमाणु में टूटेगा तो विखंडन हो गया, है ना, वही विखंडन, तो ये विखंडन हो गया। ठीक है, तो संलयन का क्या है, संलयन क्या है ना, परमाणु संलयन रिएक्टर का अनावरण किया है, तो किसने किया है, जापान ने किया है। अब देखिए, जापान के इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, JT60SA। अगर आपको कोई पूछ दे JT60SA क्या है, तो क्या कहिएगा, जापान का पहला प्रायोगिक तौर पर परमाणु संलयन रिएक्टर है। क्यों है भैया, तो संलयन तो आपको समझा ही दिए हैं, ये विखंडन नहीं है, कार्बन मुक्त ऊर्जा का निर्माण करना है, यूरोपियन यूनियन के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, JT60SA। उद्देश्य क्या है, बड़े पैमाने पर सुरक्षित
ढंग से कार्बन मुक्त ऊर्जा का उत्पन्न करना। ये यूरोपीय यूनियन और जापान के बीच क्या करना है, एक संयुक्त पहल है। तो ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा जापान दिखाएगा, देखिए जापान का राजधानी टोक्यो है। जापान का जो प्रधानमंत्री फूमियो कशीदा है, ठीक है, वहां से कई द्वीप से मिलकर के जापान बना है, ठीक है। सबसे ऊपर में जाइएगा तो आपको हेकोडो मिलेगा, फिर होन्शु मिलेगा, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु है, ठीक है। ये सारा ऐसे करके, ये करके आपका ऐसे करके है, ठीक है। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे पूर्वी देश, अगर कहेगा कि विश्व का सबसे पूरब का देश कौन सा है, तो यही है। पृथ्वी किधर से किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा तो सूर्य उधर किधर, सूर्योदय उधर उदय कहाँ पे होगा, पूरब में होगा। इसी वजह से इसको जिप्पन का देश कहता है। किसका कहता है, जापान को जिप्पन का देश। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है जिप्पन, जापान का पुराना नाम जिप्पन ही था प्राचीन काल में। जिप्पन कहने का मतलब है सूर्य, मतलब सूरज का स्रोत नहीं होता, सूरज का स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो पहले के भी समय में ये सब हुआ करता था, तो ठीक है। होकोडो द्वीप याद रखिएगा, होन्शु द्वीप याद रखिएगा, कुशुशु इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु है, वहीं पे जो है आपका राजधानी जो टोक्यो है होन्शु द्वीप में ही है। हिरोशिमा आपका वहीं पे है, ठीक है। चलिए, बहुत सारा चीज है, एक बार बता चुके थे हम जापान के बारे में, फिर कुछ नया सीखिए। हर दिन एक ही चीज सीखिएगा तो फिर आप लोग को मजा नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है, टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन क्या है ना भैया, एक पत्रिका है, ठीक है, जो 1923 से निकलता है, ठीक है। और ये साप्ताहिक है, क्या कहिएगा, ये साप्ताहिक है। पहले तो बात ये जानिए, ये साप्ताहिक है, ठीक है। कहां से निकलता है ये, न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क कहाँ है भैया, ये न्यूयॉर्क सिटी है। बताइए आप लोग को, ये क्या बोलते हैं, यूएसए का बहुत अच्छा एक बंदरगाह शहर है, बहुत बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। वहीं से आपका मैगजीन निकलता है, टाइम्स मैगजीन। इस बार जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2023 प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, इस बार भी दिया है। तो एक अमेरिकी पॉप सिंगर है, गायिका है, पॉप सिंग मतलब गायिका है, गीतकार है, अभिनेत्री है, ठीक है। ये उसके बाद आपका ये प्रोड्यूसर भी माना जाता है, ठीक है, खुद से लिखती भी है, ठीक है ना। इतना सारा चीज इसके पास टैलेंट है, ठीक है। टेलर एलिसन स्विफ्ट को जो है टाइम ऑफ द ईयर इस बार चुना गया। तो ये याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने इस बार पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना, तो क्या कहिएगा, टेलर एलिसन स्विफ्ट। अब इसका पूछ देगा कि इनमें से ये क्या नहीं है, तो ये इतना सारा इसका खूबी को याद रखना है आपको। क्या है, पॉप सिंगर कहिएगा, ठीक है। कहेगा सिंगर है, कहेगा पॉप सिंगर, तो क्या कहना है, पॉप सिंगर है, सिंगर नहीं है, ठीक है। पॉप सिंगर है, गायिका है, ठीक है। क्या कहिएगा, गीतकार है, अभिनेत्री है, प्रोड्यूसर है, गीत लिखती भी है, ठीक है, सारा चीज करती है, ठीक है ना। तो यही है, इसी को टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन के बारे में बता दिए, हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस बार टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, तो लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी को आप लोग बिल्कुल जानते हैं, अर्जेंटीना के हैं। इस बार जो है आपका जो फीफा हुआ कतर में, वहां पे गोल्डन बॉल मिला था, और गोल्डन बूट कहेगा तो कौन कहिएगा, आपको एम्बापे को फ्रांस का था। तो ये लियोनेल मेसी भी इस बार ये जो है इंटर मियामी भी जीता है, ये बहुत खतरनाक इस बार काम कर रहे हैं। अर्जेंटीना के लगता है कि आप संन्यास लेने वाले, इसी वजह से शायद, क्योंकि जब कोई संन्यास लेने वाला होता है उसका समय करीब आता है ना, तो फिर वो उसका काम ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसका रिकॉर्ड ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इस बार दो आदमी का नाम याद रखेगा, एगो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, गर्दा उड़ा दिया। वो टेनिस में गर्दा उड़ा रहे हैं, फुटबॉल में गर्दा उड़ा रहे हैं, ठीक है। और क्रिकेट में गर्दा उड़ा ले हमारे भाई विराट कोहली, ठीक है। तो ये बात समझते चलिएगा। टाइम ऑफ मैगजीन के बारे में समझ गए हैं, चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए आइए, ये क्या है भैया, पपुआ न्यू गिनी। देखिए पपुआ न्यू गिनी आप जानते हैं, प्रशांत महासागर एक द्वीपीय देश है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी गए वहां, हुए थे हम लोग के साथ। अच्छा, छोटा द्वीपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया के। अभी आपको दिखाता है, पहले देख लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी के ज्वालामुखी माउंट उलावुन, तो याद रखिएगा, अभी आपका बहुत सारा ज्वालामुखी हो गया है। करकाटुआ हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो आपका इंडोनेशिया में ही था, कौन सा था भाई, ये ज्वालामुखी माउंट मेरापी था, ठीक है, मरापी। और ये क्या है, माउंट उलावुन। ये माउंट उलावुन कहाँ है, पपुआ न्यू गिनी में है। यहाँ पे क्या हो गया भैया, इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के वजह से ना वहाँ पे बहुत सब कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत लोग विस्थापित हो गए, इधर उधर हो गए। तो माउंट उलावुन याद रखना है, कहाँ का है, तो भैया क्या कहिएगा, पपुआ न्यू गिनी का हुआ है। तो वहां पे जब क्षतिपूर्ति हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पपुआ न्यू गिनी को, तो भारत सरकार क्या किया है ना, $10 लाख रुपए देने की जो सहायता राशि देने का घोषणा किया है। तो ये हो जाता है हम लोग के लिए इंपोर्टेंट। सबसे पहली बात है कि सक्रिय ज्वालामुखी है, उसके बाद विस्फोट हुआ है, एक तो द्वीपीय देश है, और प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए भी हुए थे। फिजी में इस बार जो है विश्व हिंदी, अच्छा चलिए अभी बताते हैं, ठीक है। $10 लाख का दिया है राशि। जब $10 लाख का राशि दिया है पपुआ न्यू गिनी को, सहायता राशि, और वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो यहाँ के बारे में जानना जरूरी है। तो माउंट उलावुन का संबंध किस देश से है, तो क्या कहिएगा, पपुआ न्यू गिनी से है। कितना रुपया का राशि दिया भारत सरकार, तो क्या कहिएगा, $10 लाख, मतलब $10 लाख, ठीक है। रुपया नहीं कहिएगा, डॉलर कहिएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, आपको ले आते हैं कहाँ पे, क्या कहिएगा, यही है आपका पपुआ न्यू गिनी। ये प्रशांत महासागर है, देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहिएगा, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर है, ये आप देख लीजिए। अब आते हैं, ये जो है पपुआ न्यू गिनी जो है, इसका राजधानी कहाँ पे है, तो पोर्ट मोरेस्बी है। क्या कहिएगा, पोर्ट, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं, बहुत बार कंप्लेन रहता है बहुत आदमी का कि नहीं दिखता है। देखिए ये जो है ना,
ये क्या है आपका पोर्ट, पोर्ट जो है मोरेस्बी। तो ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पोर्ट मोरेस्बी इसका राजधानी है, सबसे पहली बात है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे, अभी फिलहाल आपके 2023 में ही गए हुए थे। तो यहाँ का जो है ना आप एक क्या होता है, ग्रैंड क्या बोलिएगा, ग्रैंड कैंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर, मतलब ऑनर जो है सम्मान दिया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको, ग्रैंड कैंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर किस कहां कौन सरकार दिया है, तो क्या कहिएगा, तो आपको यही बोलना है, पपुआ न्यू गिनी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। ये बात याद रखिएगा, समझ गए ये बात। चलिए अब आइए देखिए, पपुआ न्यू गिनी जो है ना हम लोग के लिए क्यों महत्व है, ज्यादातर यहाँ पे आपको हम क्या बताना चाहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसको क्या कहिएगा, कारपेंटेरिया की खाड़ी है। ये कारपेंटेरिया की खाड़ी कहाँ है, तो क्या कहिएगा, ये कारपेंटेरिया की खाड़ी है। क्या कहिएगा, कारपेंटेरिया की खाड़ी है। चलिए ठीक है ना, हाँ कारपेंटेरिया की क्या है भैया, खाड़ी है, ठीक है। कारपेंटेरिया की खाड़ी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ये जो आप ऐसे करके देख रहे हैं, ये क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ा परवाल भित्ति कहाँ पे है भैया, यही है आपका, ये तस्मान सागर है, प्रशांत महासागर है ना, तो ये तस्मान बोलते हैं। यहाँ पे कोरल लीफ, कोरल सागर है, तो यहीं पे आपका क्या है, कोरल लीफ है, तो इसको याद रखना है। ये पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जल संधि है, टोरस जल संधि। क्या नाम रखिएगा, टोरस। क्या कहिएगा, टोरस जल संधि। कहेगा कि टोरस जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो क्या कहिएगा, तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये तो आपका इधर इंडोनेशिया हो गया और इधर ये आपका पपुआ न्यू गिनी हो गया। और यहाँ पे जो आपको बोले हैं ये क्या है भैया, तो क्या कहिएगा, ये कोरल लीफ है, ठीक है, कोरल लीफ है। और इस कोरल लीफ का, इसको कोरल सागर भी कहते हैं, और सबसे बड़ा परवाल भित्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा परवाल भित्ति। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ना, यहाँ से होकर के जो है आपका एक पर्वत शुरू होता है, ठीक है, दुनिया की सबसे तीसरी मतलब बड़ी लंबी पर्वत है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो सबसे नंबर 1 में क्या है आपका, एंडीज है। क्या कहिएगा, एंडीज है। और दूसरे नंबर में आपका क्या है, रॉकी है, ठीक है, रॉकी है। और तीसरे नंबर में ये ऑस्ट्रेलिया का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, इसका नाम तो कहे बुला रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है, अच्छा जैसे नाम याद आता है तो बताते हैं। एंडीज है, रॉकीज है, इसको हाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या बोलेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है तो आदमी, डिवाइडिंग रेंज है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, 2-3 चीज। ये कोरल सागर, ठीक है, ये कोरल सागर है, ठीक है, और ये कोरल लीफ है। और यहाँ पे कहिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर से दक्षिण है। ये कारपेंटेरिया की खाड़ी बहुत बार पूछ लेता है। ऑस्ट्रेलिया ना कई प्रांतों में विभाजित है, चलिए थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इधर आइएगा ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है भाई, कैनबरा में है, ठीक है, कैनबरा में है, ठीक है ना, कैनबरा में है। आप देखिए, आपको और एक चीज बताते हैं, जैसे आप देखिएगा आपका ब्रिस्बेन, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सिडनी, ब्रिस्बेन है, सिडनी है, कैनबरा है। उसके बाद आपका इधर आइएगा, पर्थ है, इधर आइएगा यहाँ पे ये वाला एरिया में डार्विन है, ठीक है। ये देखिए, आपको फिर से एक बार बताते हैं, ये वाला देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन है, यहाँ पे सिडनी है, इधर कैनबरा है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो डार्विन है, यहाँ पे आइएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, ये पर्थ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये तस्मानिया है, ये क्या कहिएगा, तस्मानिया है, ठीक है। और तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो जल संधि है इसको क्या कहते हैं, बॉस जल संधि है। कौन जल संधि, बॉस जल संधि। तो ये इतना सारा चीज आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में और बहुत कुछ है, अभी यहाँ पे आपका ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, ये सब क्या है, मस्तूरी। पूरा ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या यही वाला एरिया में रहता है, यही वाला एरिया में रहता है। इधर पूरा क्या है, क्या कहिएगा, इधर पूरा खाली है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ना, इसको द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। क्या कहिएगा, द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। द्वीप में महाद्वीप कहने का मतलब क्यों हुआ भैया, क्योंकि सबसे हम पूरे मतलब जो जितना महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही, और एक द्वीप की तरह है कि नहीं है, तो क्या कहिएगा, द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या कहिएगा, द्वीपीय महाद्वीप है भैया ये ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये क्या है, इसको गोल्डन फिश मतलब प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी भूमि भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी भूमि कौन है भैया, विश्व की सबसे पुरानी भूमि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि ये इतना पुराना भूमि हो गया कि इसके अंदर जो जमीन है, मतलब जो पृथ्वी है, वहां पे कोई भी लावा हुआ बचा ही नहीं है। जब मैग्मा रहेगा ही नहीं तो लावा बन के निकलेगा कहां से। तो विश्व की सबसे पुरानी भूमि, प्यासी भूमि का देश, ठीक है, कंगारू का देश। उसके बाद यहाँ पे आपका ये पूरा, उसके बाद द्वीपीय महाद्वीप। देखिए एक होता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। देखिएगा यूरोप में बहुत सारा प्रायद्वीप है, और यहाँ इसको क्या कहेंगे, द्वीपीय महाद्वीप। सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखिए पराड़ा तो न्यूगी नहीं चले आए ऑस्ट्रेलिया पे, यही ना गड़बड़ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा चीज है आपका, ठीक है ना। ये वाला एरिया में देखिएगा ना, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज संपन्न देश है। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं इसको हम लोग डार्विन से नाम से, डार्विन, ठीक है, इसका राजधानी, क्योंकि 4-5 प्रांत में बटा हुआ है पूरा ऑस्ट्रेलिया, तो इसको याद रखेगा। कैनबरा है, सिडनी है, फिर आप इधर आइएगा तो फिर आपका पर्थ पड़ जाएगा, फिर ये आपका डार्विन है, फिर यहाँ पे आपका तस्मानिया में हेबोट है, और ऊपर में पपुआ न्यू गिनी है। तो पपुआ न्यू गिनी का ये सीन है, इधर से
इंडोनेशिया लगता है और यहाँ पे नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। अब इधर एक छोटा सा देश है फिजी, तो फिजी में ना इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कितना तारीख को हुआ था, क्या कहिएगा? विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हो रहा था? फिजी में हो रहा था। तो ये बात याद रखिएगा। ये भी ऐसा नहीं है कि यहाँ फिजी इधर है, ठीक है, ये भी आपका प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश है। इस सब देश के साथ हम लोग का अच्छा संबंध है। मोदी जी को फिजी का भी अवार्ड दिया गया है, यहाँ का, फिजी का और पपुआ न्यू गिनी का। तो हम लोग का अच्छा संबंध होने की वजह से हम लोग सहायता भी दे रहे हैं, $10 लाख दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिजी को याद रखना है, पपुआ न्यू गिनी को याद रखना है। तो यहीं पे आपका क्या है, उलाबुन ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से ये सारा चीज हुआ। इंडोनेशिया के बारे में तो हर दिन हम बताते ही रहते हैं, मगर यहाँ के बारे में बहुत दिन से नहीं बताए थे, तो आपको ये याद रखना है। टोरस जल संधि क्या कहिएगा? पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत जल संधि, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तस्मानिया का राजधानी क्या कहिएगा? हैवोर्ड। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी, सॉरी न्यू गिनी का राजधानी क्या कहिएगा? पोर्ट मोरिस्बी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, मतलब सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो क्या कहिएगा? ग्रीनलैंड, जो कहां पे पड़ता है? डेनमार्क के अंदर में पड़ा, मतलब प्रशासन में आता है। और अगर क्षेत्र कहेगा तो उत्तरी अमेरिका में आता है ना। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है तो यही आपका पपुआ न्यू गिनी। और तीसरे में आपका आता है अपना ये वाला बोर्नियो द्वीप। ये बात याद रखिएगा, ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत लंबा चला जाएगा फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको हम यहाँ बताना जरूरी समझे हैं, तो आपको बता दिए। देखिए क्वेश्चन तो यही सबसे घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। आपको कोई हाँ, यहाँ पे माउंट, ये आपका कुलगार्ली है, कुलगार्डी है, ये सब क्या है? खान है, ठीक है। ये वाला एरिया ना पूरा रेगिस्तान है, और यहाँ पे जो है ना आपका सिर्फ खनिज मिलता है। बॉक्साइट के उत्पादन में जो है नंबर 1 पे चलता है आपका भी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे खनिज संपन्न देश है, ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है, पहली बात है। और उसके बाद द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। प्यासी भूमि का देश है, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है भाई? एंथनी एल्बनीज है, ठीक है। तो अभी सारा चीज वहां पे चलता रहता है। चलिए आइए, जाने माने अभिनेता है नईम सईद उर्फ जूनियर महमूद, ठीक है। इसको थोड़ा जान लीजिएगा। अच्छे जो है जो मूवी बनाए हैं, तो इसका क्या हो गया? निधन हो गया है। निधन होने के कारण ये आगे चर्चा में आपका न्यूज़पेपर में आ रहा था, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन बना दिया हूं। अगर आपको कभी काल कहीं मिले कि जूनियर महमूद कौन थे, क्योंकि हम लोग जो है ना आज के पीढ़ी के लोग हैं, पुराने आदमी को जानना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो नया है उसी को देखते हैं, ठीक है ना। तो पुराने जो भी है, इसका एक फिल्म आए हो तो आप लोग जानते होइएगा, 2 रास्ते, ठीक है। 2 रास्ते में भी काम किए, हाथी मेरा साथी में भी काम किए, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका किरदार रहा है, हंसाते थे लोगों को। इसका जो है पेट में जो है कुछ तरह का जो है बीमारी आ गया था, इससे इसका मृत्यु हो गया है। तो आपको इसको याद रखना है। क्या कहिएगा? अभिनेता थे क्या? नईम सईद या जूनियर महमूद। तो हाथी मेरा साथी तो फिल्म आप लोग देखी होइएगा, ऐसा थोड़े नहीं देखते होइएगा। पुराना फिल्म में अभी भी वो चीज है जो चीज पहले लोग खोजता था, ठीक है। मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन नहीं रहा यहाँ पे कुछ। हम ये वाला चीज में आपका थोड़ा स्किप कर दिए, थोड़ा सा समय का अभाव की वजह से ये सारा चीज हम यहाँ पे कुछ आपको जो है महुआ मोइत्रा का जो है यहाँ पे बता रहे थे, तो यहाँ पे कुछ स्किप किए हैं, ठीक है। नहीं तो आपको अभी पूरा संसदीय शासन बहुदलीय प्रणाली में यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बता, जैसे 6 गो राष्ट्रीय पार्टी बताए थे ना, निर्वाचन आयोग के बारे में आपको नहीं बताते। तो चला थोड़ा निर्वाचन आयोग के बारे में फिर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग पहला, हम लोग का निर्वाचन आयोग का काम क्या है? जितने भी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, सारे इलेक्शन को करवाने का काम किसका है भैया? निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का स्थापना कितना अनुच्छेद में होगा? मतलब निर्वाचन आयोग क्या स्थिति है? तो संवैधानिक स्थिति है। क्या कहिएगा? ये संवैधानिक है, ठीक है। ये संवैधानिक स्थिति है इसका, ठीक है। संवैधानिक स्थिति है निर्वाचन आयोग का, ठीक है। भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग है। कितना में कहिएगा? भाग 15 में है। और आर्टिकल कितना से है? 324 से लेके 329 तक इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल भी याद रखना है। निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं, और 1950 को हुआ था। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, ये ठीक है। ये बात आपको जानते चलना है, ठीक है। सुकुमार सेन थे। पहले महिला मतलब निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? तो क्या? BS रामा देवी। बहुत बार पूछ लेता है सब, ठीक है। BS रामा देवी थी। क्या कहिएगा? BS रामा देवी पहली महिला थी, ठीक है। देखिए आपको तो बोल दिया इसका काम वाम। तो निर्वाचन आयोग ना पहले एक ही सदस्य था, फिर 89 में जो है ना इसमें जो है 2 मतलब बहुत सदस्य कर दिया गया। तो 2 अन्य आयुक्त होगा और एक क्या मुख्य आयुक्त होगा। 2 अन्य होगा, क्या कहिएगा? 2 अन्य होगा और एक मुख्य होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से कितना हो गया? 3 हो गया। फिर इसको क्या कर दिया? 1990 में इसको फिर बोला कि नहीं, फिर एक दलीय कर दीजिए। फिर अभी आपका लोकसभा में बिल गया है, सॉरी फिर 1992 में तो कर ही दिया कि फिर से जो है बहुदलीय मतलब बहुत सदस्यीय निर्वाचन आयोग को फिर 92 में कर दिया। तो तब से ये आपका बहुत, ये क्या है? क्या कहिएगा? बहुत सदस्यीय है। देखिए अब निर्वाचन आयोग जो है ना, निर्वाचन आयोग का जितना भी काम है, ये सारा काम आपको
किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग का जो भी इलेक्शन हो। अब देखिए राज्य में जो है निर्वाचन आयोग होता है ना, राज्य का जो पंचायत में जो है चुनाव कराता है, कौन कराएगा, पंचायत में भी तो चुनाव होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो, ठीक है। और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो क्या कहिएगा 243 के अनुच्छेद के में, ठीक है। ये यहीं से आपका पूरा यहीं पे आपका मतलब पंचायत के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो 243 का के भी याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। और वहां पे सेंटर में कहिएगा तो कितना में, 324 में, ठीक है। देखिए 324 से संबंधित है ना, पूरा निर्वाचन से संबंधित है। वयस्क मत अधिकार के बारे में 326 में कहा गया है, 325 में कहा गया है कि कोई भी भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, इस सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और 324 में निर्वाचन आयोग का क्या होगा, स्थापना होगा, और उसका नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, और इसी के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय दल का मतलब आपको दर्जा दिया जाता है। अब क्षेत्रीय पार्टी आइए, क्षेत्रीय पार्टी टोटल 56 है, कितना कहिएगा, 56 है। और ये राष्ट्रीय पार्टी कितना है, तो क्या कहिएगा, राष्ट्रीय पार्टी तो आपको हम बोल ही दिए हैं 6 गो है। 6 गो फिर से चुना देते हैं। देखिए बहुत बार पूछ लेता है, अब पूछने की वजह से आदमी को हो जाता है लफड़ा, तो फिर पता लगा आगे पीछे, क्योंकि देखिए टीएमसी आके ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ा दिया है, और अभी आप पार्टी आके जुड़ गया, एगो तो आप हो गया आपका, ठीक है, आपका एनएनपी है, ठीक है ना, पीपुल्स हाँ वही है ना भाई, जो क्या बोलते हैं ये पीपुल्स पार्टी है, एनपीपी, ठीक है। तो एनपीपी को याद रखिएगा, ठीक है, एनपीपी को याद रखिएगा। आपका एगो बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी को याद रखिएगा, किसको, बीएसपी को। और उसके बाद 3 तो इधर हो गया होगा, एगो आपका आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, एगो बीजेपी हो गया, ठीक है। एगो आपका क्या हो गया भैया, वो सीपीआईएम है, क्या कहिएगा, सीपीआईएम है। तो ये आपका 3 इधर और 3 इधर, आप एनसीपी क्या बोलते हैं, एनपीपी, और आपका बीएसपी, ठीक है। तो 6 गो आपका अभी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा आपको हम बता ही दिए सारा चीज। देखिए है तो बहुत कुछ बताने का, ठीक है। जिसका भी एग्जाम आपका परीक्षा नजदीक है तो अभी ज्यादा चीज नहीं पढ़ी, जो चीज पढ़े सिर्फ रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के दौरान में जितना सारा चीज बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा नोटिस करते चलिए, आपका आगे के लिए बहुत आपके लिए जो है क्या होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर।